अस्सलामु अलैकुम। ये ऑनलाइन वालों के लिए अलग सलाम है, आपको पता है। कोई नहीं, आप भी वालेकुम अस्सलाम कह लिया करें। 33 लेक्चर स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 5 का। हाँ जी, IS-21 कर रहे थे और हमने इसमें नई चीज़ क्या सीखी थी। नई चीज़ ये सीखी थी, बल्कि शुरू से ही चलते हैं, बात करते हैं। मैंने कहा था 3 डेट्स हैं, ठीक है जी। एक है ट्रांजैक्शन डेट, 1 मई, जैसे ये पहला सवाल किया था 2008 पर ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांजैक्शन हुई है इस दिन। साल हमारा चला आ रहा था कि हमारा फिर ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2008 और हमारा जो पेएबल था वो पे नहीं हुआ था, ऐसा ही है। तो इसको हमने कहा था बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पर हम चूँकि रीट्रांसलेट करते हैं अपने इस मॉनिटरी आइटम को, तो इसको ट्रांसलेशन डेट भी कह लेते हैं। ट्रांसलेशन डेट कि जो आपके पास आइटम पड़ा है, मॉनिटरी आइटम, उसको रीट्रांसलेट करें उस दिन के स्पॉट रेट पे। गेन लॉस हो तो P&L में ले जाएं। और तीसरी डेट थी 31 जुलाई 2009 में ये जनाब पैसे दे दिए थे, तो ये क्या था, ये सेटलमेंट डेट, ठीक है जी। अब मॉनिटरी आइटम को आपने ट्रांजैक्शन डेट पे स्पॉट रेट पर रिकॉर्ड करना है। बैलेंस शीट डेट पे अगर वो मॉनिटरी आइटम अभी भी नज़र आ रहा है तो बैलेंस शीट के स्पॉट रेट के ऊपर आपने उसको रीट्रांसलेट करना है। गेन लॉस कहाँ ले जाना है, P&L में। और सेटलमेंट डेट पर कैश को आपने स्पॉट रेट पर पे करना है। तो हर जगह स्पॉट रेट ही चल रहा है, ठीक है। और आपने गेन लॉस इस दिन भी आया तो कहाँ ले जाना है, P&L में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात थी 2 कैटेगरीज बनी थी हमारी। एक थी मॉनिटरी आइटम्स की, जिसको हमने क्या क्या लिस्ट में क्या क्या रखा था। इसमें मॉनिटरी आइटम्स में क्या क्या था, मैंने कहा था जी कैश एंड बैंक। चलो आज इसका एक सवाल कर लेंगे। कैश या बैंक जो है, यानी खुद पैसे, ये क्या है, मॉनिटरी आइटम है। अब अगर ये मॉनिटरी आइटम तो लोकल करेंसी में, फिर तो मसला कोई नहीं। जैसे पहले डेटर क्रेडिटर लोकल करेंसी में पड़े होते थे तो उनसे कोई मसला हमें नहीं होता था। मसला किन डेटर क्रेडिटर से पड़ा था, जो फॉरेन करेंसी में हैं और अभी पड़े हैं। ऐसे ही मसला किस कैश या बैंक से पड़ेगा, जो फॉरेन करेंसी के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमारी अपनी करेंसी नहीं है। बैंक में डॉलर्स हमारे पास पड़े हैं, पाउंड्स पड़े हैं, ठीक है। तो ये या कैश की फॉर्म में दराज में पड़े हुए हैं, तो ईयर एंड के ऊपर ये भी मॉनिटरी आइटम है, इसको भी रीट्रांसलेट करके इसका गेन लॉस बुक करना पड़ेगा। तो कैश या बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, लोन रिसीवेबल हो गया। डेटर और लोन रिसीवेबल क्या फ़र्क है? डेटर होता है गुड्स बेची थी, उधार पे पैसे आने हैं, और लोन रिसीवेबल क्या है, पैसे ही दिए थे, वापस पैसे आने हैं, ठीक है। इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, अभी नहीं, मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह से क्रेडिटर्स हो गए, लोन पेएबल हो गया। यानी अगर आप शॉर्टकट बात करें तो ये क्या है, मनी रिसीवेबल या मनी पेएबल अगर है तो ये आपका मॉनिटरी आइटम है। ओके ओके। अच्छा, दूसरी तरफ क्या चीज़, अच्छा इसके लिए ट्रीटमेंट क्या पड़ा था, इसके लिए क्या कहा था हमने कि इसको ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे, ठीक है। ईयर एंड पर इनको रीट्रांसलेट करना है, रीट्रांसलेट करना है, यानी वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है, ठीक है। अच्छा, और ये रीट्रांसलेट होगा तो जो भी गेन लॉस आएगा वो कहाँ चला जाएगा, P&L में, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारी कौन सी थी जी, नॉन मॉनिटरी आइटम्स। मसलन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसी से मिलती जुलती डिस्कशन फिर जाकर आएगी हमारी IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड में, जहाँ पे हम इसी तरह की कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे और वहाँ पे हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे होंगे, वो भी इसी तरह से होंगे। खैर चलें, छोड़ें, वो जो बात जब होगी तो देखेंगे। तो नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं, हमने जिस तरतीब से आज तक पढ़ा था उसी तरतीब से शुरू कर दिया हमने लिखना।
कि इन्वेंट्रीज आपकी इंट्रो में पढ़ा था आपने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट FAR 1 में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज FAR 1 में पढ़ा था, फिर आगे आप इंटेंजिबल एसेट्स FAR 2 में आपने पहला टॉपिक पढ़ा, फिर नहीं राइट ऑफ यूज़ पढ़ा आपने, ये भी क्या है, एसेट है, लीज्ड एसेट, और उसके बाद आपने पढ़ा बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है, तो ये एक लिस्ट थी फिलहाल, तो बाकी और चीज़ें इसमें आनी है अभी, लेकिन फिलहाल इतनी सी लिस्ट हमने बनाई थी, जो हमने पढ़ा हुआ है बस उसी की डिस्कशन है। तो ईयर एंड पर इन नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर रीट्रांसलेट नहीं करना। ठीक है जी, मतलब क्या है, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना। ओके, और इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। ठहर जाओ फोटोग्राफर हो। FAR 2 को ना ज़्यादा टाइम, FAR 2 कह रहा हूँ, IFRS 16 को आज ज़्यादा टाइम देना है, कम से कम 1 घंटा देना है। उसकी वजह ये है कि अब ये IAS 21 ही हमारे पास मौका है जिसमें ये साथ साथ चल सकता है, या मैक्सिमम IAS 21 के पहले दिन, तो IAS 12 के पहले दिन, तो वो तो फिर IAS 21 फिर रहा होगा बाकी हाथ लेकर। तो इसलिए ज़रा आज थोड़ा ज़्यादा टाइम देने थे मुझे, ताकि थोड़ा सा इसको हम कंक्लूजन की तरफ ले जाएँ। फिर मंडे ट्यूसडे 2 दिन के अंदर इसमें से 15-15 20-20 मिनट भी निकल आए ना, तो इंशाल्लाह हम वो थ्योरी को कंक्लूड कर जाएंगे। जैसे हमने IAS 41 को बिल्कुल पैक कर दिया है ना, वैसे ही हमने इंशाल्लाह FRS 16 को बिल्कुल पैक करना है। IAS 38 में कुछ रहता है तो वही पैक कर लेंगे, वैसे उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। चले, ये जनाब आपकी कैटेगरीज हैं जो अभी तक आपने पढ़ी थी। ठीक है, चले, अच्छा अब थोड़ी सी बात इसी तरह से कर लेते हैं, जो मैंने आपको ये बात की कि कैश या बैंक, अगर फॉरेन करेंसी के अंदर आपको पड़ा हुआ कैश पड़ा हुआ है फॉरेन करेंसी में, या बैंक में पैसे पड़े हैं फॉरेन करेंसी में, तो वो भी आपका मॉनेटरी आइटम है, और अगर वो ईयर एंड पे पड़ा है तो उसको भी आपको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रा करते हैं हम, इसमें एडवांस वाला चक्कर होगा, कुछ सवालों में है, अच्छे सवाल हैं, मंडे को करेंगे इंशाल्लाह। ये 10 में एडवांस वाला है जी। बैंक डिपॉजिट्स, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 483। पहुंच गए जी सब? अब पाकिस्तानी कंपनी 483 पे, अब पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रूपी डिपॉजिटेड $70 इनटू अ डॉलर करंट अकाउंट। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ, डिपॉजिट जो करते हैं आप बैंक में पैसे, इनकी एंट्री क्या होती है? बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, इनटू अ डॉलर करंट अकाउंट इन अ बैंक ऑन 1 मार्च 2018। फिर कहता है जी, द कंपनी पेड एन एडिशनल $12 इनटू द अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर 18। तो फिर यही वाली एंट्री दोबारा होगी, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है जी, और ये हमने 30 अक्टूबर को जमा करवाए हैं। अब बहुत सिंपल, ठीक है जी, हम एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वाले सही किए हैं आपने, क्वेश्चन 11 है, पेज नंबर 482 पर। 3 नहीं था, 3 है। ओके, अच्छा जी, पहली ट्रांजैक्शन किस दिन हो रही है? 1 मार्च 18 को $70 हमने जमा करवाए हैं। ठीक है, तो 1 मार्च 2018 पर एंट्री पास करेंगे हम, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश में पड़े होंगे ना हाथ में, तो बैंक में जमा करवाए हमने। ठीक है, कितने डॉलर हैं जी? $70 है।
और यकम मार्च 18 को $1 जो है वो 120 रुपये के बराबर है। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि 1 किसके साथ लगा हुआ है? रुपीस के साथ। रुपीस वाले कौन है? रुपीस वाले बोले थे कोई? रुपीस 120 पर डॉलर। $1 है 120 रुपए के बराबर। तो फिर किसके साथ लगा हुआ है 1? फॉरेन के साथ। तो फॉरेन के साथ 1 हो तो डायरेक्ट मेथड मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर लोकल के साथ 1 लगा होता तो कल वाला सवाल करते। ठीक है, MZA के पता नहीं क्या था। ओके, तो मल्टीप्लाई वाला सवाल है। डन जी। इनटू 120, तो आंसर इज 8400। नेक्स्ट इज, कुछ दिन गुजरे, लाती पड़ गई है इनको, लाती पड़ गई है इनको पैसे डिपॉजिट करने की। फिर डॉलर डिपॉजिट कर दिए उन्होंने। 30 अक्टूबर को $12 मजीद। तो 30 अक्टूबर 2018 पर फिर वही एंट्री, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितने डॉलर है? 12। और 30 अक्टूबर को डॉलर का रेट क्या है? 95 रुपये। ठीक है, तो इनटू 95, 1140 लें। अब ये जो बैंक में पैसे पड़े हैं, डॉलर्स पड़े हैं, ये मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी? मनी रिसीवेबल नहीं, उल्टा मनी ही पड़ा है। लेकिन पड़ा किस में है? फॉरेन करेंसी में। लोकल करेंसी वाले रुपीस से तो हमें कोई मसला नहीं ना होता, उसमें कौन सा एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है। लोकल करेंसी में सारा कुछ पहले भी तो पड़ा होता था आज तक, जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं पड़ा था। डेटर्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स आ रहे हैं, लोन लोकल वाले लोन आ रहे हैं, सब कुछ जो है वो लोकल करेंसी में पड़े होते थे। उनको तो नहीं कन्वर्ट करते थे हम, उनके अपने रूल ज़रूर हैं। हाँ, डेटर्स को देखकर कहते थे कोई भाग जाने वाले हैं तो उनको कम कर लो, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, एसेट को देखते थे कि इम्पेयर तो नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पे थे। लेकिन फॉरेन करेंसी के अंदर जब रिसीवेबल या पेएबल आ जाए, या इवन कैश, जो बैंक में पैसे पड़े हैं, डॉलर्स पड़े हैं, तो ये फॉरेन करेंसी में मॉनेटरी आइटम पड़ा हुआ है हमारा। तो इसको आपने ईयर एंड के ऊपर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। ठीक है, तो अब 2 तरीके हैं जी। पहले लेंथी वाला तरीका कर लेते हैं। ठीक है, लेंथी वाला तरीका, यहाँ पे छोटी सी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। कहाँ कर लें? यहाँ कर लेते हैं, यहाँ करता हूँ। कितने डॉलर्स? $70 पड़े थे ना पहले। ये $70 31 दिसंबर पर भी पड़े हैं। 31 दिसंबर पर $1, ईयर एंड भी यही है, कितने का है? 97 का। तो 70 इंटू 97 करो, आंसर इज ₹6790। इसको आपने क्या करना है? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। ठीक है जी, बोले वर्सेस 8400। अब मुझे बताओ, एसेट है 84 से 6790 पे जाना है, कम होगा या ज़्यादा होगा? कम हो रहा है, तो जी कम करें ज़रा। रुपीस के अंदर आपने माइनस 1610 किया, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं ना हुई। अब $12 और भी पड़े हैं हमारे पास ईयर एंड पर। ठीक है, इस दिन $1 का है, तो ये कितने रुपए बनते हैं आज? 1164। अब इसको इसकी वर्सेस से गुजारना है। ये कितने पर रिकॉर्ड हुआ था? तो ये 1140 पर। अब ये नया और ये पुराना, कम या ज़्यादा? ज़्यादा हो गया है। ओ, ये ज़्यादा हुआ है। कितना? 24 से ये गेन आ गया। लेकिन नेट में देखें तो 1586 का हमें क्या है? लॉस। तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं यहाँ से, P&L डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक कम हो गया ना, पैसे कम हो गए रुपीस के अंदर। ओके, क्योंकि हमने तो लेजर रुपीस में बनाया हुआ है। सॉरी, लेजर बनाया नहीं, भी बनाते हैं, एंट्रीज रुपीस में की हुई है। ठीक है, यहाँ तक को मसला है तो बताओ। 15 कितना है मुझे नजर नहीं आ रहा, 1586 का लॉस है। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी एक्सचेंज लॉस डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन ये तो बड़ा मसले वाला काम है। अगर 3-4 ट्रांजैक्शन आ गई तो हम तो पूरे हो जाएंगे। तो हम फिर इसकी बजाय सजेस्टेड क्या है, इसकी बजाय हम क्या कर लिया करेंगे? बैंक डिपॉजिट होगा तो उसका लेजर बना लिया करेंगे, छोटी सी गेन लॉस निकालने के लिए, छोटी सी। बाकी मर्जी है आपकी, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से
ज़्यादा एरर फ्री और ज़्यादा आसान तरीका क्या है? बैंक अकाउंट ओपन करें। 1 मार्च 2018 पर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट हुआ है। कितने डॉलर्स हैं? 70, और हर एक डॉलर 120 का है इस दिन। बोलो 8400। फिर 1 अक्टूबर 30 अक्टूबर कर लो, 30 अक्टूबर 2018 पर फिर कैश डिपॉजिट करवाया आपने 30 अक्टूबर 18, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 12 डॉलर्स हैं, और इस दिन $1.95 का है। ये है दोबारा चीज़ करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो अगर आपने एंट्रीज कर ली है तो वो फिगर सिर्फ उठा के लिखनी है, गेन लॉस जल्दी से निकाल लेना है, गलती नहीं होगी। टाइम वर्किंग है ना, उसने एंट्रीज मांगी हुई हैं, तो आप वर्किंग में कोई अंग्रेजी कोई डेट ना लिखे, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आप तो अगर वर्किंग कर रहे हो तो आप तो यूँ करेंगे, यूँ 8400 और 1140, और यहाँ क्लोजिंग जो है टोटल लिख देंगे, गेन लॉस आ जाएगा। लेकिन मैं ज़रा प्रॉपर लेजर बना रहा हूँ कि आप अगर इसकी बजाय, इस वर्किंग की बजाय ये वर्किंग करें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, सजेस्टेड ये है। ठीक है, अच्छा चलें। उसके बाद ये कितना हो गया? 1140। अब ये टोटल कितने डॉलर हमारे पास पड़े हैं ईयर एंड पे? 82। तो आपने यहाँ पे आकर लिखा जी 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन हमारे पास पड़े हुए हैं $82, और हर डॉलर 97 का है इस दिन, तो आंसर 7954 आ गया। अब ये लेजर क्लोज कर दें। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? देखें बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पर। कितनी? 1586। तो ये ज़्यादा इजी नहीं, ये आपने 31 दिसंबर 18 पर फिगर निकाली है जो P&L में ले जाएंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। एंट्री भी आसान हो गई। लेकिन वर्किंग में तो आप ऐसे करेंगे ना, वर्किंग बस यहाँ पर आप कैरी डाउन के लिए लिखेंगे, यहाँ पे आप बेशक कर देंगे ऐसे 82 × 97, आंसर आ जाएगा आपका ये, और ये बैलेंसिंग आ गई। तो वर्किंग तो बस ऐसे करनी है आपने ताकि गलती ना हो। इसमें गलती हो सकती है। 3-4 अगर डिपॉजिट कर दिया आपने, कोई किसी डेट पे कोई किसी डेट पे, हर दफ़ा रेट बदल रहा है, हर एक का अलग अलग निकालें, कितना टाइम ज़ाया होता है। सिंपली रिकॉर्ड करते जाए, ईयर एंड पे सबको इकट्ठा करके, ईयर एंड पे सबका एक ही रेट होना है ना, इकट्ठा ही गेन लॉस निकाल दें। इसकी बजाय मैं सजेस्ट करता हूँ ये बेहतर है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2018 पर जी P&L में एक्सचेंज, पहले क्या लिख रहे थे? एक्सचेंज लॉस लिख रहे थे, वही लिखो, एक्सचेंज लॉस डेबिट। एक्सचेंज लॉस P&L में जाता है, ये डेबिट, और बैंक क्रेडिट, और आप ये वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे जो भी वर्किंग नंबर होगा। ठीक है, कितना? 1586। जो आपका दिल करे वो करें। सजेशन मेरी ये है कि आप ऐसे करके छोटा सा लेजर बना लिया करें। एंट्रीज रिक्वायर्ड है, एंट्रीज करें, ये छोटा सा लेजर बना लें बस अपने पास वर्किंग में। ज़रा अभी प्रॉपर बनाया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी टॉपिक में, जो आज करके फिर बस करते हैं। देखता हूँ उसका होमवर्क अल्लाह करे मुझे मिल जाए, तो आपको ट्राई करने के लिए एक सवाल मिलेगा। अल्लाह करे तंग करे आपको, तो मंडे को आके फिर आप मुझे कहें सर तंग हुए हम और फिर हमें कुछ कराएं। मेरी तो कोशिश होती है, लेकिन क्या करें, अब अकाउंटिंग के तीसरे पर्चे में आप पहुँच गए, अब आप यहाँ पर तंग नहीं होते। बड़ा मसला आ रहा है मुझे, कैसे तंग करूँ, फिर टेस्ट ही बचते हैं। मंडे को IAS 41 का होगा, साथ IAS 21 भी आ सकता है, इनका मिक्सचर भी हो सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट एनी अनएक्सपेक्टेड थिंग, लेकिन इन 2 टॉपिक्स में होगा। IFRS 16 नहीं, बहुत होगी उसकी। हाँ, अब IFRS 16 और IAS 38 आएंगे इंशाल्लाह असेसमेंट में। अब आगे जो ब्रेक लगेगी ना असेसमेंट वाली, उसमें फिर पहले से लेकर जिस दिन तक असेसमेंट में पढ़ा होगा, असेसमेंट तक जो पढ़ा होगा वो सब फिर इकट्ठा आएगा। 50 नंबर का टेस्ट होगा। फिर ऐसे ही एक और असेसमेंट होगी, ठीक है, वो असेसमेंट होगी जो इस असेसमेंट के बाद और अगले तक पढ़ा होगा वो ब्रेक होगी। फिर एक टर्म टेस्ट होगा, वो टर्म टेस्ट जो है वो शुरू से लेके उस दिन तक जो पढ़ा हुआ है वहाँ तक होगा, और फिर मॉक आएगा। ठीक है, तो बीच में टर्म टेस्ट आई थिंक आएगा, और फिर असेसमेंट 2 शायद उसके बाद आए, देखते हैं, मैंने प्लानर देखा नहीं इस दफ़ा। बहरहाल ये टेस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर एक को आपने ICAP का पर्चा समझ के करना है। ओके, यही प्रैक्टिस है। अच्छा जी,
अब मैं आज कर रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर आज हम करने लगे हैं, वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखें, आपकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है बाहर के मुल्क में, कोई फ्लैट स्लैट आपने बाहर लेकर रखे हुए हैं, तो वो तो फॉरेन करेंसी में होंगे, क्या ख्याल है? तो है तो आपका एसेट, लेकिन पड़े कहाँ पे हैं? बाहर के मुल्क में। आपकी ओनरशिप है तो बाहर हैं या इधर हैं, तो आपकी बैलेंस शीट में नज़र आने। तो इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? अब इसमें मसला क्या है? ये स्टैंडर्ड तो चलो 1 मिनट में समझा देगा क्या करना है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या होता था। इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी में इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती थी, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल होता था। तो वो दोनों ज़रा फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर IAS 40 को मिक्स करेंगे IAS 21 के साथ। ऐसे ही इंशाल्लाह मंडे को तो नहीं, शायद लोन के ऊपर चलना है, मंडे ट्यूसडे मे बी वेंसडे का थोड़ा सा टाइम इस पे लगे, क्योंकि मैंने एक काम छोड़ दिया, आज छोड़ देना है। वो क्या है? PPE को भी हम IAS 21 के साथ मिक्स करेंगे। इस टॉपिक में किया तो जब रिवाइज करवा लूँगा IAS 12 के लिए, तो उसके बाद जाके रिवाइज कर लेंगे, ये वहाँ पे छोड़ के भी चले जाएंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन भी तो रिवाइज नहीं की हुई। तो रीवैल्यूएशन रिवाइज करेंगे तो फिर जाकर मैं इंशाल्लाह आपको IAS 16 को भी IAS 21 के साथ मिक्स करके दिखाऊंगा कि आपको कोई प्लांट भी बाहर के मुल्क में लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, कॉस्ट मॉडल है तो क्या करेंगे, और रीवैल्यूएशन मॉडल है तो क्या करेंगे। ठीक है ना? ये मिक्सिंग सारी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हम पहली मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो आपकी किताबों में हैंड रिटन पेजेस होंगे एंड पर, जिसमें आपका IFRS 16 जहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, उससे आगे आपके फॉरेन करेंसी का हैंड रिटन पेजेस वाला जो है वो मामला है, जिसके अंदर हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं पहले। अच्छा जी, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है। लैंड या बिल्डिंग होती है जिसको हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए रखा हो, वो तो इन्वेंट्री होती है। अच्छा, जिसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने यूज़ करने के लिए रखा हो ना, वो तो IAS 16 का PPE था। तो फिर वो लैंड और बिल्डिंग जिसको हमने फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल या दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं उसके लिए रखा हो, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई होती थी। IAS 40 इस पे लगता था। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जनरेटर लिया बेचने की बजाय किराए पे देने के लिए, तो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपने रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी। जितनी भी बाकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके PPE में ही रहेंगी। जनरेटर आपने किराए पर देने के लिए रखा हुआ, आपने प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल ये चीज़ें रखी हुई हैं किराए पे देने के लिए, तो ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगा, इसको IAS 16 में ही रखना है। सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसका मकसद ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल नहीं है, वो अगर हो तो इन्वेंट्री बनता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको यूज़ नहीं कर रहे, हेड ऑफिस बना लिया, फैक्ट्री लगाई हुई है उस लैंड बिल्डिंग के अंदर, तो वो IAS 16 में जाता है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का मकसद इन दोनों में से नहीं है बल्कि कैपिटल एप्रिसिएशन
या रेंटल के लिए है तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपकी FAR 1 की रिवीजन है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल हो तो IS 2, अगर हेल्ड फॉर एडमिन पर्पसेज यानी बिजनेस यूज के लिए रखा हुआ है तो IS 16, और अगर हेल्ड फॉर रेंटल या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन है तो फिर IS 40 लगेगा। अगली बात होती थी, अब IS 40 अगर लग गया है तो क्या करें, तो 3 सवाल पैदा होते थे। पहले, इनिशियल रिकग्निशन, कब रिकॉर्ड करें किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वही मशहूर ज़माना, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबल हों, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर लें। फिर अच्छा डिसाइड हो गया रिकॉर्ड कर लें, तो फिर किस पर रिकॉर्ड करें, कितने पर रिकॉर्ड करें, तो इनिशियल मेजरमेंट की बात आई। तो हमने कहा था इनिशियल मेजरमेंट होती है एट कॉस्ट, और कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है, परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, कोई डिस्काउंट रिबेट हो तो वो माइनस कर देते होते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ फिर आती है, अच्छा जी रिकॉर्ड भी हो गया इनिशियली कॉस्ट पर, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहते हैं बैलेंस शीट डेट पर क्या करें। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे क्या करें, तो वहाँ पर हमारे पास होते थे 2 मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल 100% लाइक PPE, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एफिशिएंट लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस पर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आएगी। लेकिन अगर आप दूसरे मॉडल की तरफ जाना चाहें तो वो IS 40 का जो दूसरा मॉडल था वो कहलाता था फेयर वैल्यू मॉडल। क्या कहलाता था जी, फेयर वैल्यू मॉडल। और ये टोटली डिफरेंट था IS 16 से। IS 16 में तो हम कहते थे फेयर वैल्यू पे ले जाओ, और अगर कोई गेन है तो उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस में रखो, और फिर उसको डेप्रिशिएट भी करना है, गेन को पीनल में लेकर नहीं जा सकते, और डेप्रिसिएशन भी होती थी। लेकिन IS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल कहता था एक तो फेयर वैल्यू पर लेकर जाओ तो गेन हो चाहे लॉस हो, गेन भी हो तो कहाँ ले जाओ, PNL में, और फिर अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी। ये दूसरी बात हमने रिवाइज की। ठीक है, इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करेंगे, अगर कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो। किस पर रिकॉर्ड करेंगे, एट कॉस्ट, जिसमें इंक्लूड करते हैं नेसेसरी कॉस्ट सच एज प्रोफेशनल फी एटसेट्रा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पर कर सकते हैं, कॉस्ट मॉडल पे। कॉस्ट मॉडल क्या कहता था, आप इसको रखो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है जी, अच्छा जी, यानी बुक वैल्यू उसी तरह से आ गई। ओके, तो बुक वैल्यू पर कॉस्ट मॉडल में नज़र आता है। और अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड ये कहता था कि आपने, दोबारा लिख लेते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल। अभी एक सवाल शायद मिल जाए, मुझे अल्लाह करे खुद ना कराना पड़े, एक आप ट्राई कर लें। उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बाहर होगी और हजरत जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बाहर होगी बाहर के मुल्क में, और रेंटल इनकम भी बाहर के मुल्क वाली करेंसी में आ रही होगी, फिर मज़ा आएगा। चले, फेयर वैल्यू मॉडल है तो क्या करना है जी, स्टैंडर्ड कहता है डू नॉट डेप्रीशिएट। पहली बात तो क्या है जी, डू नॉट डेप्रीशिएट। दूसरी बात, टेक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड, हर साल के एंड पर इसको फेयर वैल्यू पे ले जाओ। एनी गेन लॉस, एनी गेन, इवन गेन है, एनी गेन और लॉस shall be taken to P&L। ठीक है जी, ये आपने मोटी मोटी रिवीजन की। एक क्वेश्चन है जी आपके सामने, ये क्वेश्चन अगर आपको याद ना आए तो मैं आपको दिखा सकता हूं। मैंने अभी कल ही शुरू किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी FAR 1 में, ये वही सवाल है। जिन्होंने FAR 1 मुझसे पढ़ी थी ये सवाल वहाँ पे भी किया था, बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, जहाँ से भी पढ़ी है, इससे कई मुश्किल सवाल उन्होंने किए होंगे, तो ये वही सवाल है। ठीक है, कि लैंड और बिल्डिंग हमने खरीदा है यकम यानी 11 पे 70 रुपये का। इसमें वैसे ज़रा तसल्ली के लिए देखते हैं ज़रा क्या हो जाएगा। देखने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, याद आएगी। अच्छा है, याद ही आ रहा है, वापस खुद आ नहीं गया। एक है खुद आना, एक है उसका याद आना। याद आना बहुत वारे की चीज़ है। ये देखिए,
A property is purchased for national potential on यकम यानी 11 for 70 इंक्लूडिंग 30 लैंड, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 साल, 95 और 65। मुझे लगता है बिल्कुल वही सवाल है, क्या ख्याल है ना वही सवाल, बस ज़रा सीधी लकीर करके लिख दिया, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में। जी FAR 1 खुलने से डर नहीं लगा पहली बार है। अच्छा, अब यकम जनवरी 11 को ये प्रॉपर्टी हमने ख़रीदी है 70 मिलियन की, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, तो ये वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये मैं ज़बानी बता रहा हूँ, ठीक है, वही सवाल है ना, ठीक है जी। फेयर वैल्यू लाइफ बिल्डिंग की 10 साल है, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 11 पे 95 है और 65 है 12 पे। जर्नल एंट्रीज करनी है 31 दिसंबर 12 की, अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल, ठीक है जी, या फेयर वैल्यू मॉडल। अब बताओ जी कॉस्ट मॉडल में क्या एंट्रीज होंगी आपकी। सबसे पहले आपने एसेट को ख़रीदना है, ख़रीदने की एंट्री करो यकम जनवरी 11 पर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 से, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट मॉडल है तो 31 दिसंबर 2011 पर डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट करेंगे, लेकिन लैंड डेप्रीशिएट नहीं हुआ करता, सिर्फ आपका बिल्डिंग का पोर्शन डेप्रीशिएट होना है। अब अगर 70 में लैंड 30 है तो बाकी फिर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, लैंड अगर 30 का है तो फिर बाकी क्या होगा, प्लांट तो नहीं ना होगा, बाकी बिल्डिंग ही होगी, ठीक है। तो 70 रुपये में से 30 माइनस करें तो बाकी क्या बचता है 40। ये 40 को आपने डिवाइड करना है 10 से, कितना आया 4 और 4, और 11 और 12 अगले साल में भी जाएं तो एक और एंट्री कर लें 31 दिसंबर 12 पे, तो डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट वही 4 और 4, ठीक है जी। ये जनाब आपकी एंट्रीज़ हैं कॉस्ट मॉडल अगर यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है, तो सही है। तो क्या मैंने अभी आपको रिवाइज कराया, नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट मॉडल होगा तो शो एसेट इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ऊपर लिख कर आया हूँ मैं पहले, ठीक है। और दूसरा P&L विल शो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बनाएं तो ऐसे ही बनेंगे, ओके, और सही है। अच्छा, अगर ये ज़रूरी इसलिए ज़रा क्विकली रिवाइज कर लेना ताकि आपको फिर आसानी रहे आगे, क्योंकि अब IAS 21 मिक्स करना है ना, तो फिर उसको समझेंगे ना कि ये याद ना आ रहा हो, फंसे हुए हों, ठीक है बहुत सिंपल, लेकिन करने का ताल्लुक है ना सिंपल या नॉन सिंपल से। तो फेयर वैल्यू मॉडल अगर है तो बच्चों पहली एंट्री तो आज भी वही होगी, क्या भला, यकम जनवरी 11 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 से, यानी कि एसेट खरीदने की एंट्री तो वही रहनी है, चाहे बात वो तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू मॉडल। अब 31 दिसंबर 11 आया तो मॉडल कौन सा है, तो क्या करना है, फेयर वैल्यू पे उठाकर ले जाना है, गेन लॉस के रिकॉर्ड करना और डेप्शन कैलकुलेट नहीं करनी। इसके लिए आपको कहा जाता था कि आप हमेशा एक लेजर बना लिया करें, ठीक है। तो लेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपन कर लें, ये किस लिए है, फॉर फेयर वैल्यू मॉडल ये होता था सिर्फ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये आपकी, अगर फेयर वैल्यू पर है तो यकम जनवरी 11 पर आपने कैश के साथ एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। को मसला और बोलो तो सही, समझ ज़्यादा आ रही है तब भी मसला, ना आ रही हो तब भी मसला है ना। सब बोर हो रहे हैं सर ये पेपर पास है, उसी की तो आप समरात देखोगे, पास है तो पढ़ा हुआ है, आगे मिक्स हो रहा है। यही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है, आगे IAS 12 में भी आएगा, मिक्स होता रहेगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी होगी, उसी के ऊपर ही आपके वो टैक्स की कैलकुलेशन हो रही होती है मोबाइल वाले भाई। तो फिर ये एंड आएगा 31 दिसंबर 11 आएगा तो कैरी डाउन आपने फेयर वैल्यू लेनी है, वो है 95, तो आपका 25 का गेन आ गया, ये आपने ले जाना है P&L में फेयर वैल्यू गेन। एंट्री जल्दी से बोलो,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, P&L क्रेडिट। अब ये वर्किंग से आपने निकाला है 25, ठीक है जी। ये साल आपका हुआ। एंड अगले साल में आपने सबसे पहले क्या करना है, इसी क्लोजिंग को ओपनिंग बना लेना है। यकम जनवरी 12, ब्रॉड डाउन 95। ईयर एंड आएगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं चल रही, सिर्फ ईयर एंड पे उठाकर इसको कहाँ ले जाना है, फेयर वैल्यू पर। कैरी डाउन फेयर वैल्यू ले लें, गेन लॉस लेजर से ही निकल आएगा 65 और 30 बैलेंसिंग इस तरफ आ रहा है। ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हो रही है, तो ये तो लॉस आ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लॉस आ गया तो लॉस की एंट्री कर दो जी। P&L इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट डेबिट P&L हो रहा है, तो P&L डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट वर्किंग से ही निकल आया हमारा 30 का इस बार, ठीक है। और ये साल आपका एंड हो गया। तो क्या फेयर वैल्यू मॉडल अगर हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो क्या मैंने रिवाइज करवाया, शो एसेट इन बैलेंस शीट एट फेयर वैल्यू 95 पे 65 पे, ठीक है। P&L विल शो गेन लॉस ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। P&L में क्या नजर आएगा, एक्सट्रैक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं, IAS 12 में बन जाएंगे जब बारी आएगी। और डेप्रीशिएट नहीं करना, यहाँ तक को मसला। ये हमने क्या किया जी, सिर्फ अभी IAS 40 रिवाइज किया, ठीक है। अब हम चलते हैं जी। बेटा ये प्रॉपर्टी इमूवेबल है, ये मैं और आप भी कर सकते हैं, लेसर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई प्लॉट लेके, कोई घर लेके आप लीज़ पे दे दें, लेकिन लीज़ वाला लीज़ ही होती है, लेकिन ये ऑपरेटिंग लीज़ होती है असल में। तो ऑपरेटिंग लीज़ है, लेकिन है किस चीज़ की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो अभी डिस्क्लोजर जो पढ़ने वाले रहते हैं ना, वहाँ पे जाके यही तो पढ़ना है जो आप पढ़ नहीं रहे हैं, कि आपने ये देखना है कि अगला इस्तेमाल क्या हो रहा है। अगर आपके एसेट की नेचर PPE की है, तो आप उसको IAS 16 के तहत ही अकाउंट फॉर करें, अगर ऑपरेटिंग लीज़ पे दिया हुआ है। असल मसला क्या है, ये ऑपरेटिंग लीज़ होती है, और ऑपरेटिंग लीज़ में लेसर अपनी किताबों में एसेट को एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रखता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी लीज़ पे देगा तो वो लेसर अपनी किताबों में इसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखेगा। तो लीज़ ही है, ओके। लेकिन कौन सी लीज़ होती है, ये ऑपरेटिंग लीज़ होती है। कौन सी लीज़ है, अगर फाइनेंस लीज़ है बेटा, फिर तो किताबों से ही निकल गया ना, फिर तो ये वाला मामला ही नहीं था, फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, कौन सा PPE, फिर तो लीज रिसीवेबल है, ठीक है। चलें आगे। अच्छा जी, अब सवाल असल में तो ये करना था, इसका मैं जवाब छुपा लूँ, मैं बोर्ड पे करूँगा ये जवाब। जी क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, ये अब हमारी FAR 2 की एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है, अब वो हमारे सिलेबस की बुनियाद थी, अब वो तो नहीं पढ़ाया जाता, तो इसी तरह से आगे ये एक आध दफ़ा इसने नोट बनवा लिया था, करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनवा लिया था, पता नहीं फाइनल अकाउंट के सवाल के साथ मिक्स करके, बहरहाल मुझे जहन में नहीं आ रहा। IAS 8 का नोट उसने कहा था एक पार्ट B के तौर पे कि बनाओ, ठीक है। तो पढ़ा हुआ भूलना भी नहीं है, पास आपने किया, खुशियाँ ज़रूर मनाओ, लेकिन याद माजी अजाब कह के भुला ना देना। ये वाली याद माजी आपको थोड़ी बहुत रहनी चाहिए। बाकी ये तो मतलब बस से बाहर बात है ना, कि पूरा FAR 1 आप फिर बैठ के पढ़ना शुरू कर दें, ये मुमकिन नहीं है। तो बस जो उस वक्त जितना याद आ जाए, नोट कुछ ना कुछ तो याद होता ही है कि कैसे बनता था, बस वहाँ पर वही काम कर देना है। कभी कभार ऐसी शरारत करता है 5, 7, 10 नंबर तक की, उसको इजाज़त भी है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बगैर पास पढ़े बगैर तो आप आगे आ ही नहीं सकते। तो अगर आपने पास किया है तो फिर कुछ ना कुछ रिटेन्ड भी होता ही है। ये बस से बाहर है कि हम 2 पेपर्स इकट्ठे सेशन में पढ़ें, तो आपको आते होते हैं। बारी थोड़ी बहुत रिवीजन ज़ाहिर है करवानी पड़ती है, वो इतनी ही कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5-6 दिन में करते थे, यहाँ पे जो है वो 10-15 मिनट 20 मिनट में कर लिए रिवाइज, बस कहानी खत्म, ठीक है जी। बेटा अब कहता है वी परचेज अ प्रॉपर्टी इन USA फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कॉस्टिंग $30 ऑन यकम जनवरी 15, जिस दिन $1 कितने का है, 130 का। और 31 दिसंबर 15 पे 70, और 31 दिसंबर 16 पे $25 फेयर वैल्यू है। ये क्या है, ये क्या है, फेयर वैल्यू, ये क्या है, फेयर वैल्यू। और रेट्स भी बदल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब प्रिपेयर एंट्रीज
चलो ऐसे सही तो ऐसे सही, अज्यूमिंग फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल क्यों यूज करवा रहा हूं मैं? क्योंकि अगर बेटा कॉस्ट मॉडल होगा तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिस दिन आई 130 इंटू 30 करके जो आंसर आएगा बस उसी को डेप्रिशिएट करी जाएंगे। ईयर एंड पे तो हमने इसका कुछ भी नहीं करना। ये क्या है? ये एक नॉन मॉनिटरी आइटम है, तो ईयर एंड पर इसके रेट को मैंने क्या करना, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को भी नहीं उठा रहा, ईयर एंड वाली को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा है, डेप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू पे नजर आएगा। तो इसलिए वो अगर कहोगे तो इस सवाल के बाद वो करवा दूंगा। फिलहाल मेरा सवाल क्या है कि कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं? फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल अभी रिवाइज करके आए हैं, उसके अंदर हमने ईयर एंड पर अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेकर जाना है, गेन लॉस पीएनएल में लेकर जाना है, और भाई समझ आ रही है, और डेप्रीशिएट नहीं करना। ठीक है, तो ये सवाल करते हैं जी। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये कौन सा है जी? हैंड रिटन पेज है और इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल 2। ठीक है जी, सही है। उसने क्या कहा है? जर्नल एंट्रीज कर दो। जर्नल एंट्रीज का कहा है ना। अब किस दिन हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है? यकम जनवरी 15 पे। अच्छा, वैसे ज़रूरत कब पड़ती है? जब फेयर वैल्यू, बल्कि यूँ करते हैं, मैंने जब कहा है फेयर वैल्यू मॉडल तो लेजर ही बनाया करो, तो पहले लेजर ही बनाते हैं। ठीक है, एंट्रीज कर लेंगे। एक छोटी सी वर्किंग पहले यहाँ पे ओपन करते हैं, एंट्रीज यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करेंगे हम यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड। क्या है ईयर एंड? 15। चलो, एक ही साल है ना, बस ठीक है, एक ही साल है। चलो देख लेंगे, 2 कर लेंगे, एक हो गया तो दूसरा भी हो ही जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि एंट्री बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं? वर्किंग ओपन करते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल आ गया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेजर में ले आओ। अब किस दिन खरीदा? यकम जनवरी 2000, तो यकम जनवरी 15 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। तो शुक्र करो कैश है, ये उधार पे भी लेंगे, कुछ एडवांस भी आएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक एक करके आ रही हैं, तो 1 बाय 1 चल रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं डाला जा सकता ना, सारा लेक्चर इसी पे करने मशवरे दे रहे होते हैं आप। अपना अपने पास रखा करें मशवरा जी। कितने डॉलर्स की है ये? 30 मिलियन होगा। ठीक है, हमें इससे क्या, लेकिन ये 30 मिलियन डॉलर जो हैं, दिल खुश करना है ना किसी के जो है, तुम्हें क्या। यकम जनवरी 15 पर इस दिन एक लगा हुआ है फॉरेन करेंसी के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने कन्वर्जन करनी है। तो एक US डॉलर है 130 रुपए का, तो इंटू 130, 3900। ठीक है जी। अब क्या इसको डेप्रीशिएट करने की ज़रूरत है हमें? क्योंकि मॉडल कौन सा है? लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल है, तो 31 दिसंबर पे इसको उठाकर किस पे लाना पड़ेगा? फेयर वैल्यू पर। अब एक मसला आता है, 31 दिसंबर 15 पर फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? $70। अब अगर आपने $70 को इस्तेमाल करना है तो फिर आपको एक्सचेंज रेट भी 31 दिसंबर इसी डेट वाला ही लेना पड़ेगा। अब एक मसला आएगा, पढ़ के क्या आए थे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नॉन मॉनिटरी आइटम है। क्या है? नॉन मॉनिटरी। इसको रीट्रांसलेट नहीं करना, तो फिर ये तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? जब आप इसको 70 पर लेकर ये 135 पर रिकॉर्ड करेंगे तो ये तो आप रीट्रांसलेट कर रहे हैं। असल मसला ये है, हम इसको रीट्रांसलेट नहीं कर रहे, हम तो इसको इस दिन की फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। अब चूंकि उस दिन की फेयर वैल्यू उठानी है तो मजबूरी में हमें रेट भी उसी दिन का लेना पड़ेगा। तो दरअसल तो ये हम फेयर वैल्यू गेन या लॉस ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्सचेंज डिफरेंस भी उसके साथ ही चिपक कर जहां पे उसने जाना है, जहां पे फेयर वैल्यू गेन लॉस से जाना है, वहीं पे ये एक्सचेंज गेन लॉस भी साथ ही चला जाएगा। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि दरअसल ये एक्सचेंज गेन लॉस है ही नहीं। अब स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगा ना आपको, तो ये 2 चीज़ों के बारे में कहेगा, एक पीपीई के बारे में, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। पीपीई जब रिवाइज करेंगे तो तब वो लाइन जाके पढ़नी है, थ्योरी में छुड़वा दूंगा।
तो वहाँ पे लिखा हुआ है उसने कि अगर वैसे तो नॉन मॉनिटरी आइटम्स को हमने रीट्रांसलेट नहीं करना, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है अगर और फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो ये रेंट की फेयर वैल्यू पर जब उसको लेंगे तो रेट भी वही लेना पड़ेगा। अब एक्सचेंज डिफरेंस तो आएगा, आएगा तो सही ना, लेकिन वो एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाएगा? जहां पे फेयर वैल्यू गेन ने जाना है उधर ही, गेन है या लॉस है उसी के साथ ही नेट नोट होके चला जाएगा। ऐसे ही फिर पीपीई के अंदर वो कहेगा कि पीपीई में भी नॉन मॉनिटरी आइटम है, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो ये रेंट पे उसको किस पे लेके जाएंगे? रीवैल्यूड अमाउंट पे, तो रेट भी वही लेना पड़ेगा। अब वहां पे भी एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, लेकिन अगर गेन हो तो वो कहां जाता है? रीवैल्यूएशन का गेन वो तो ओसीआई से होता हुआ बारों बार रीजन सरप्लस में जाता है, वो तो पीएनएल में नहीं जाता। तो फिर उसके ऊपर अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस भी है तो वो भी कहां जाएगा? ओसीआई में ही जाएगा और वहां से रीजन सरप्लस में। मजबूरी है, क्या करें? नॉन मॉनिटरी को हम रीट्रांसलेट नहीं कर रहे, असल में तो फेयर वैल्यू पे लेकर गए हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी और पीपीई में भी। तो फेयर वैल्यू पर लेके जाने से जहां पर उनका गेन जाया करता था, गेन या लॉस, ये एक्सचेंज डिफरेंस भी उसी के साथ ही अटैच होकर उधर चला जाएगा, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये कॉन्सेप्ट था IAS 21 का, इसके साथ मिक्स हुआ। तो ये $30 की बजाय आप कितने पे चला गया है? और हर डॉलर इस दिन कितने का है? 135 का। तो अब इसमें फेयर वैल्यू गेन भी आएगा और इसमें एक्सचेंज गेन भी आएगा, लेकिन मैं इसको नाम क्या दूंगा? पीएनएल में एक्सचेंज गेन नहीं आएगा, एक्सचेंज लॉस या गेन नहीं आएगा, फेयर वैल्यू गेन लॉस उसी के अंदर नेट होकर दोनों असरात आ जाएंगे। इसका नाम एक्सचेंज गेन लॉस। इसमें असर है एक्सचेंज गेन का भी, डॉलर भी बढ़ गए हैं 5 रुपये, कितने का? तो एक 5 रुपये का गेन तो एक्सचेंज का भी आ रहा है हर डॉलर के हिसाब से, लेकिन हमने उसको एक्सचेंज गेन नहीं कहना क्योंकि ये तो नॉन मॉनिटरी आइटम है, हम रीट्रांसलेट नहीं कर रहे। असल में तो फेयर वैल्यू पे ला रहे हैं, जिस वजह से ये भी साथ ही आ गया। ठीक है, तो बताएं जी। 9450 आ गया। और आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आई वो किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पर। कितनी? 5550। ये क्या है जी? ये पीएनएल की बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन ये है क्या चीज़? फेयर वैल्यू गेन। इसको कभी भी एक्सचेंज गेन नहीं कहना आपने। ठीक हो गया? चलें आगे, लेजर पूरा कर लें या ये एंट्रीज कर लें? ये एंट्रीज कर लेते हैं। 1 जनवरी 2015 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट 3900 से। 31 दिसंबर 15 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन लिखते थे ना कि पीएनएल पहले लिखते थे, अभी क्या लिखते आ रहे हैं? एक्सचेंज गेन लॉस पहले लिख रहे हैं, फिर फेयर वैल्यू गेन लिखो। फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में चला जाएगा। कितना है जी? 5550। ठीक है, तो ये आपने वर्किंग का रेफरेंस दे देना। कोई मसला? अगले साल की भी एंट्रीज कर ही लेते हैं, उसमें अगले साल की वैल्यू भी तो दी हुई है ना, दोनों तरह से देख लें। तो सादा सी बात है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो नॉन मॉनिटरी आइटम, इसको ईयर एंड पे रीट्रांसलेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? फेयर वैल्यू मॉडल पर लेकर जाना है, जिस वजह से अच्छा दूसरा भी कर ही लेते हैं फिर, लेकिन इसके बाद। ठीक है, अगर अच्छे से समझ आ जाए जी। 1 जनवरी 2016 पर ब्रॉड डाउन कितना होगा? 9450। 31 दिसंबर 16 आएगा तो कैरी डाउन। अब देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू क्या है। तो कहता है 31 दिसंबर 16 पे फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 25। अब एक तो लॉस आया फेयर वैल्यू का, दूसरा इधर से भी थोड़ा सा लॉस आ रहा है। अच्छा ये भी हो सकता है इधर से लॉस आ जाए इधर से गेन आ जाए, सोने वाले भाई। तो नेट होकर जहां पर फेयर वैल्यू गेन ही लिखना है, जहां पे जाने का लॉस लिखना है। ठीक है, तो कितने डॉलर? और इस दिन $1 132 का 3300 3300 पर आ गया आपका ये एसेट। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में अब फेयर वैल्यू देगी 3300। ठीक है, और जाहिर है फेयर वैल्यू जिस दिन की है, रेट भी मजबूरन उस दिन का लेना पड़ा, हमने रीट्रांसलेट नहीं किया इसको। ठीक है, बताएं जी। 6150 ये आपका चला जाएगा पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर, और ये आज क्या है? एक्सचेंज लॉस ना फेयर वैल्यू लॉस। तो 31 दिसंबर 2016 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ओ लॉस है, तो फेयर वैल्यू लॉस डेबिट,
फेयर वैल्यू लॉस P&L में कर देंगे डेबिट 6150 से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, वही वर्किंग का रेफरेंस दे दें 6150। ठीक हो गया जी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो ये होगा, ये मिटा दो, ये मिटा दो। अच्छा जी, अगर ये कॉस्ट मॉडल पर लेकर चल रहे हों तो क्या होगा? लेजर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है काम। तो जर्नल एंट्रीज फॉर द, अच्छा बीच में ही ना ये मैंने अगला साल चला लिया था, ये ज़रा अलग से नज़र नहीं आ रहा, अलग कर लें, मुझे नहीं आ रहा। फॉर द ईयर एंडेड, जल्दी जल्दी करें यार। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, ये दोनों साल की एंट्रीज आ गई जी। 31 दिसंबर 16 पर आपने एंट्री की थी फेयर वैल्यू लॉस P&L में डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 6150। ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। अब पहली एंट्री तो सेम है, वैसे ही कन्फ्यूजन आ जाता है, हालांकि कॉन्सेप्ट इजी है, समझ आता है, लेकिन वैसे ही बाद में ये सवाल आ रहा होता है, तो ये 2 मिनट लगने, कर लेते हैं इसको भी। यकम जनवरी 15 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 3900 से। अच्छा, अब लाइफ वगैरह अलग से नहीं है, लाइफ गिवन है सवाल में कहीं, अज्यूम ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अज्यूम 70% इज बिल्डिंग पोर्शन, ये भी तो पता होना चाहिए ना, लैंड को नहीं करेंगे ना डेप्रिशिएट, एंड लाइफ इज 10 years। और ठीक है, तो ये जो 3900 है 31 दिसंबर 15 पर, अच्छा ये सारे को ही नहीं कर दें, 70% छोड़ो। ठीक है, चलो चलो कर लो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रीसिएशन हमने करनी है तो 3900 सारे को नहीं कर सकते, इसका 70% लें, जो भी आएगा उस पर लगा दें 10%। ठीक है, 10 years लाइफ है ना, तो उसका मतलब 10% ही होता है स्ट्रेट लाइन, एंड डेप्रीसिएशन रेट इज, फिर ऐसे भी तकलीफ हो रही है, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ठीक है, मेरा सवाल है जी, 273 से डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, उसके बाद अगला साल शुरू होगा, जर्नल एंट्रीज करेंगे। यानी इसलिए मैं कह रहा था कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, तो अगले साल के एंड पर एक एंट्री होगी बस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 273, स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो ठीक है जी। चलो, ये आपका कौन सा मॉडल आ गया? अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 23 के साथ ऐसे मिक्स होगी। ओके, डन।
ये सारे सवाल लोन वाले हैं जो हमने करने हैं। ये सवाल इंशाल्लाह मंडे को। उसके बाद अच्छा लोन लेंगे भी सही, लोन देंगे भी सही, तो देखते हैं फिर कौन सा सवाल साथ कर लें। ये भी IAS 16 IAS 16 वाला है। IAS 16 की ज़्यादा चल रही हैं। कहाँ है वो सवाल जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है और उसका रेंटल भी है? एक आधी चीज़ शायद परेशान भी करे, पर मैं चाहता हूँ आप हों परेशान थोड़े से। पास पेपर देखें ज़रा। चलें ठीक है, रहने दें, मुझे अभी नहीं नज़र आया, शायद कोई MCQ होगा, कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी फ़िलहाल आप लोग अब इसको ब्रेक लगाएं। वैसे अभी तक हमने मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी में से क्या क्या पढ़ा है, ज़रा ये देख लेते हैं। मॉनिटरी आइटम्स, ये पेज नंबर 475 पे आए। छोड़ें सवाल को फ़िलहाल। क्वेश्चन बैंक 4 है, दिखाओ ज़रा। बड़ा प्यारा सवाल है, बिल्कुल कंगारू, कैंगरू, पेज नंबर 519 पे। लेकिन इसमें एडवांस पेमेंट आ रही है। वैसे मैं परेशान कर भी सकता हूँ आपको एडवांस पेमेंट देकर, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मंडे को एडवांस का 1-2 सवाल करा के फिर छेड़खानी आपके साथ ही करूँगा। ये खुद पहले नहीं कराऊँगा, पहले आपको ही दूँगा ये सवाल, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करना है, करें।